नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रैक्टिस सीरीज का 11वां सेट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। समय बहुत कम है एग्जाम में, इसलिए खूब अच्छे से तैयारी करिए। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के रेशियो में बांटा। उन्होंने पूंजी जो है वो क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? ठीक है, उनके पूंजी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था? देखिए, हम लोग जानते हैं कि साझेदारी में जब आप सवाल करते हैं पार्टनरशिप में, तो एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट का मतलब लाभ जो है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो निवेश पर और दूसरा समय पर। और कैसे निर्भर करता है? समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, यानी अगर निवेश और समय बढ़ेगा तो उसी रेशियो में आपका लाभ भी बढ़ेगा, निवेश समय घटेगा तो लाभ भी घटेगा। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि उसके निवेश का रेशियो बताइए पूंजी का। अगर आपको निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आई निकालना है तो आई निकालने के लिए आपको प्रॉफिट में टाइम का भाग करना पड़ेगा। जब आप प्रॉफिट में टाइम का भाग करोगे तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट हम लोगों को लिखना है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों को प्रॉफिट में टाइम का भाग करना पड़ेगा। प्रॉफिट देख सकते हैं, पहले का प्रॉफिट 9 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 11 है। तो यहां पर आप रख दीजिए पहले का 9, दूसरे का आप रख देंगे यहां पर 8 और तीसरे की वैल्यू हम रख देंगे यहां पर 11। ठीक है, और समय देख सकते हैं, समय है 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने। तो समय का भाग दे दीजिए 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट में टाइम का भाग किया, इससे निवेश का अनुपात आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखिए नीचे हमारा 2 से पहले कट रहा है, 2 से काट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। अब 2, 3 और 9 का एलसीएम अगर आप लेते हो तो 18 हो जाएगा। आप ऊपर सब में 18 का मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 18 को आप काट दोगे तो ऊपर 9 हो जाएगा। 9 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 81 हो गया। 3 से 18 को काटते हो तो 6 हो जाएगा। 8 और 6 का मल्टीप्लाई 48 होगा। और 9 से अगर 18 को काटते हो 2 और 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 22। तो इनके निवेश का अनुपात आ गया 81, 48 और 22। 81, 48, 22 देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 81, 48 और 22। तो यही हमारा रेशियो हो गया इन्वेस्टमेंट का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,045 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से में से 10 रुपए। ए का हिस्सा कितना कम किया गया भाई? ए का हिस्सा 10 रुपया कम किया गया है। बी का हिस्सा 15 रुपया कम किया गया है और सी का हिस्सा 20 रुपया कम किया गया है। आप देख सकते हैं यहां से कह रहा है ए का हिस्सा 10 रुपया कम हुआ है, बी का हिस्सा 15 रुपया और सी का हिस्सा यहाँ पे 20 रुपया कम हुआ। अगर तीनों का टोटल वैल्यू देखा जाए तो टोटल वैल्यू हम लोगों ने कितना कम कर दिया? तो 15, 10, 25, 25 और 20 हमारा 45 रुपए, टोटल 45 रुपया कम कर दिया है। एबीसी का टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है, टोटल राशि हमें दी गई है एबीसी का 6,045। एबीसी की टोटल वैल्यू हमें 6,045 दी गई है। आपने जैसा कि देखा एबीसी में से आपने 45 कम किया, तो आप इसमें से पहले 45 घटा लो। 45 घटा लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6,000। इस 6,000 में आपको उनके हिस्से का रेशियो दिया हुआ है 5, 4 और 3 का। एबीसी का रेशियो दिया हुआ है 5, 4 और 3 का। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा बताइए। बी की वैल्यू बतानी है, इनको ऐड करो, 5, 4, 9, 3, 12। 12 की वैल्यू जो है वो 6,000 के बराबर है। हमें वैल्यू बी की चाहिए, बी की वैल्यू हमको दिख रही है यहाँ पे रेशियो में 4, तो आप 4 निकाल लो। 12 मालूम है, 4 निकालना है। ठीक है, 12 का 5 गुना 60, 4 का 5 गुना 20, यानी कि 2,000 हो जाएगा। तो ये बी की वैल्यू आ गई। लेकिन ध्यान रहे आपने बी की वैल्यू में 15 रुपया घटाया भी था, वो 15 आपको वापस करना पड़ेगा। तो अगर आप 15 रुपया वापस करते हो इसको बी को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2015। तो फाइनल आंसर होगा 2015। 2015 देखते हैं, हमारा ये चौथा ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, जो बी की वैल्यू 15 घटाई थी वो उसको डिटर्न कर दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। x रुपए की राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है। x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर हमको दी गई है 8% और 2 साल के CI और SI का अंतर आपको दिया गया है 19.20। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताइए यानी कि मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को कई तरीकों से कर सकते हैं। जब भी 2 साल की CI/SI के अंतर की बात हो रही हो तो सबसे आसान तरीका देखिए क्या है क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दी गई हो उसका पहले फ्रैक्शन बना लीजिए यानी उसको भिन्न में चेंज करिए। 8% को अगर भिन्न में चेंज करते हो 100 का भाग करते हो तो 8/100 का मतलब 2/25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 25 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ये जो 4 आया है ये ही हमारा डिफरेंस है 2 साल के CI और SI का, और ये जो 625 आया ये आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन। आपको 2 साल के CI/SI का जो डिफरेंस 4 आया वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। 4 की वैल्यू दी गई है 19.20। आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल हमने निकाल लिया यहां से 625। तो 4 की वैल्यू हमको मालूम है, हमें 625 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसी 19.20 में 4 से भाग करिए, 625 से मल्टीप्लाई करिए। 4 से भाग करेंगे 4 चौका 16, 3 4 8 32 और ये 625 हो जाएगा। ठीक है, या इसको 48/10 लिख सकते हो या 24 और इसको 5 से काट दिया तो 125। 24 गुणे 125, 24 25 अगर करोगे तो 120 बचा हमारे पास 12। 24 25 120 तो हो गया 12। 24 दूना 48, 48 12 60 बचा हमारे पास 6 और 24 एकम 24, 24 6 30 यानी कि 3000। तो हमारा जो प्रिंसिपल हो गया, जो हमारा मूलधन हो गया वो 3000 आ गया। ठीक है, 3000 देखते हैं आंसर, तो डी ऑप्शन। तो इस मेथड को याद रखिए। 2 साल का जब भी आपको CI/SI के अंतर की बात कहे तो ये मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 10% पर 25,000 का टोटल हमारा दिया हुआ है, राशि दी गई है। कुछ हिस्सा जो है वो 10% पे और कुछ हिस्सा जो है वो 12% वार्षिक दर पर ब्याज पर दिया गया। 2 वर्षों के अंत में जो टोटल ब्याज है वो हमारा 5640 है। राशि के 2 भागों के बीच अंतर, जो दोनों राशियां अलग अलग हैं उनमें अंतर पूछ रहा है। देखिए इस सवाल को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसको एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन से आसानी से लग जाएगा। यहां से देख सकते हैं पहला हिस्सा जो है वो 10% पे है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 25,000 का 10% निकाल लें। ठीक है, पहला एक तरफ आप 10% वाला हिस्सा रखोगे और एक तरफ आप रखोगे 12% वाला। ठीक है, और बीच में जो टोटल आपको दिया गया वो रख लेना। ठीक है, तो पहले 10% निकालते हैं। अगर आप 25,000 का 10% निकालोगे तो 25,000 का 10% हो जाएगा 2500 रुपए, ये 1 साल का ब्याज हो गया। फिर हम लोग 12% निकाल लेते हैं। 25,000 का 12%, 2500 का 12% आप निकालोगे 3000 हो जाएगा, वो एक साइड रख लो, ये 1 साल का ब्याज हो गया। अच्छा, 2 सालों का ब्याज हमें दिया हुआ है। ये ध्यान रहे ये जो ब्याज दिया है 5640 ये 2 साल का ब्याज है। तो इसमें 2 का भाग करके पहले हम लोग इसको 1 साल का ब्याज बनाएंगे क्योंकि ये दोनों 1 साल के ब्याज हैं। तो यहां भाग किया, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 0 यानी 2820। ठीक है, तो 2820 जो है वो 1 साल का ब्याज हो गया, उसको आप बीच में रख लीजिए। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसको अगर एलिगेशन लगाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ 10% रख लो, एक तरफ 12% रख लो और पता कर लो कि 2820 हमारे 25,000 का कितना परसेंट है, उस परसेंट वैल्यू को आप बीच में रख लीजिए। तो परसेंटेज में भी एलिगेशन लगाया जा सकता है, रुपए में भी लगा सकते हो, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अगर आप अंतर लेते हो तो ये अंतर आ जाएगा 320 का, इधर अंतर आप करोगे तो ये हो जाएगा 180 का। इसको काट दो और 2 से कटेगा तो ये रेशियो बनेगा 9 और 16 का। 16 और 9 अगर जोड़ा जाए तो टोटल राशि होती है 25 और वो 25 हमको दिया है कितने के बराबर, 25,000 के बराबर। तो 25 की वैल्यू 25,000 दी गई है। दोनों राशियों के बीच आपसे अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस आप देख लीजिए, 16 और 9 में आपका 7 का अंतर है। तो 25 मालूम है, हम लोगों को 7 निकालना है। 25 बराबर 25,000 तो 7 बराबर 7,000। तो दोनों राशियों में 7,000 का अंतर होगा। 7,000 का अंतर देखिए चौथा ऑप्शन।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खिलौने खरीदता है। ठीक है, यानी कि एक खिलौने की लागत मूल्य अगर 1 रुपया रही होगी तो 120 खिलौनों की लागत मूल्य 120 रुपया रही होगी। तो उसे अगर 120 रुपया कहना चाहो तो कहो, या 120 खिलौने कहना चाहो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। वह 45% खिलौनों को 40% लाभ पर। चलिए, 120 खिलौनों का मूल्य 120 रुपया हो गया। अब इसको इसने बांटा है 45%। हम लोग पहले 120 का निकालेंगे 45%, तो इसका 40% 48 और 5% हमारा हो जाएगा 6, तो 54 हो जाएगा। इसका 45% आप निकालोगे 54। ये जो 45% हिस्सा था, इस 45% खिलौनों को उसने 40% के लाभ पर, यानी इसको उसने सेल किया है 40% के प्रॉफिट पर। ठीक है, शेष के 1/3 को 20% के लाभ पर, शेष का 1/3। अब देखते हैं शेष क्या है। 120 में से अगर आप 54 को घटा लेते हो तो 120 में 54 घटाने पे आपका 66 आएगा, और 66 का 1/3, 66 का 1/3 22 होगा। 66 का 1/3 कितना होगा? 22 होगा। इस 22 के बारे में क्या कहा जा रहा है? इस 22 को कहा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पे, तो इसको 20% के प्रॉफिट पे आप सेल करोगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है? शेष को 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि पर। अब शेष खिलौने कितने बचे? हमने 66 में से 22 हटा लिए, तो अब हमारे पास बच गए टोटल 44 खिलौने। ठीक है, 44 खिलौने। इन 44 खिलौनों को कहा जा रहा है कि 14 के। ठीक है, अब यहां से देखिए, पहले इसको 40% का लाभ निकाल लेते हैं। 54 का 40%, 54 का 10% हो जाएगा 5.4, और 40% 4 का गुणा करोगे, 4 चौका 16, 1 4 25 20 और 1 21, यानी 21.6, 21.6 हो जाएगा। ठीक है, 21.6 का प्रॉफिट। 20% का लाभ कह रहा था, इसका 20% आप 22 का निकालोगे तो 4.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.4 का लाभ हो जाएगा। इसको कह रहा है कि 14 खिलौनों के लागत मूल्य के हानि पर। हमने कहा था कि हम लोगों ने एक खिलौने का लागत मूल्य 1 रुपया माना है, तो 14 खिलौनों का लागत मूल्य 14 रुपया। तो यहाँ 14 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 14 रुपए की हानि हो रही है। तो यहाँ 14 की हानि हो गई। अगर मैं टोटल को ऐड करूं तो मैं टोटल देखूंगा 21.6 का लाभ और 4.4 का लाभ। तो यहां इनको जोड़ोगे तो 21 4 25 एक 26 हो जाएगा। 26 का लाभ और 14 की हानि। 26 में अगर हम लोग 14 घटा लेंगे तो 12 का लाभ होगा। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत क्या है, तो 12 का लाभ हुआ टोटल कितने पर? 12 का लाभ हुआ हमारा 120 पे। तो 12 120 का कितना परसेंट? तो सिंपल है, 12 120 का कितना परसेंट होगा? 10%, यानी पूरे लेन देन पर हमको 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ देखिए, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है या कम है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी जो कुछ भी सुधार हो सकता है उसको करने की कोशिश की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। गणना कीजिए कि ग्राहक को कितने % की छूट मिलती है। यहां पर यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। यानी अगर मान लीजिए कि आपको अगर 14 खिलौने खरीदने थे, मान लेते हैं कि एक खिलौने पर अगर अंकित मूल्य 1 रुपया लिखा हो, एक खिलौने का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य वो 1 रुपया हो। आपको अगर 14 खिलौने खरीदने हैं तो आप अपने घर से 14 रुपया लेके जाओगे मार्केट में खिलौने खरीदने। लेकिन जब आपने दुकानदार को 14 रुपए दिए 14 खिलौने खरीदने के लिए, तो उसने 14 खिलौने तो आपको दिए ही दिए, साथ में 4 खिलौने और आपको फ्री में दिए। उसने आपसे कहा कि देखिए, इस 14 रुपए के बदले आपको 14 खिलौने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आज ऑफर चल रहा है तो 4 खिलौने और ले जाइए। यानी आपको उसने टोटल 18 खिलौने दिए। अब ऐसे सोचिए कि अगर किसी प्रकार की कोई छूट ना होती, कोई ऑफर ना होता, तो इन्हीं 18 खिलौनों को पाने के लिए आप 18 रुपया खर्च करते। एक खिलौने का अगर अंकित मूल्य मार्क प्राइस 1 रुपया होगा, तो 18 खिलौनों का अंकित मूल्य 18 रुपया होगा। तो किसी प्रकार की अगर कोई छूट ना होती तो आपको इन 18 खिलौनों के बदले 18 देने पड़ते। लेकिन आज छूट होने की वजह से आपको ये 18 रुपए की वस्तु कितने में पड़ी? 14 में पड़ी, क्योंकि आप तो घर से 14 ही रुपए लेके गए हो। तो इसका मतलब है कि 18 रुपए की वस्तु आज आपको 14 रुपए में पड़ी है, यानी आपको 4 रुपए की छूट मिली। और हम लोगों को मालूम है
छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही निकाला जाता है। हमेशा डिस्काउंट हम लोग मार्क प्राइस पे यानी कि अंकित मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। तो गलती से भी 4 का डिस्काउंट ये 14 पे मत निकालिएगा। 4 को 14 पे नहीं निकालेंगे, 4 को 18 पे निकालेंगे, क्योंकि हमेशा छूट अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ और हानि की गणना होती है। तो अगर आपको उसमें लाभ हानि निकालना होता तो आप 14 पे निकालते, छूट पूछ रहा है तो 18 पे निकालेंगे। तो हम पता करेंगे कि 4 18 का कितना परसेंट है। तो ये 2/9 होगा। 2/9 हम सब लोग जानते हैं 22 सही 2/9%। तो 22 सही 2/9 देखिए, बी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय जो है वो 12, 8 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। एक पर 12 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे पर 5 है। कह रहा है कि इन सब्जियों के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। पहले वाली वैल्यू पे उसकी वृद्धि हुई है 50% की, दूसरी वैल्यू पे जो वृद्धि हुई है वो 25% की, और तीसरी वैल्यू पे जो वृद्धि हुई है वो 40% की हुई है। पूछा जा रहा है कि बताइए परिवार इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, टोटल ओवरऑल कितने % का आपको वृद्धि हुई वो हमसे पूछा जा रहा है। चलो तो यहां पे एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो टोटल अगर इसको जोड़ूं तो 120 और 80 200 और 50 हमारा 250 हो जाएगा। पहली वाली वैल्यू पे 50% कह रहा वृद्धि, 120 का जब आप 50% निकालोगे तो 60 की वृद्धि होगी। 80 का 25% अगर आप निकालोगे तो 20 की वृद्धि होगी, और 50 का अगर आप निकालते हो 40% तो 50 का 40% हो जाएगा 20 की वृद्धि। टोटल अगर वृद्धि जोड़ा जाए तो टोटल 100 रुपए की वृद्धि होगी, और ये 100 रुपए की वृद्धि किस पे होगी, 250 पे होगी। तो आपको बस यही पता करना था कि ये 100 रुपया जो है वो 250 का कितना % है। ठीक है, 50 से काटोगे 5 और ये हो जाएगा 2, 2/5 हम जानते हैं 40% होता है। 5 से आप इधर चाहो तो काट लो, अब 20 गुणे 2 40%, यानी हमारा जो टोटल वृद्धि हो गई वो 40% हो गई। इस क्वेश्चन को हम लोग अगर परसेंटेज से ना लगाएं तो एवरेज से भी लगा सकते हैं, एवरेज से भी आसानी से लग जाएगा। ठीक है, वीडियो चूंकि बहुत लंबा ना हो जाए, समय कम होता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि एक तरीके से देखें। फिर कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको एवरेज से भी देख लिया जाएगा, और पिछले वीडियो में भी निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एवरेज से किए होंगे। तो 40% देखते हैं, 40% हमारा पहला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है, यदि वह 8% की हानि उठाता है तो उसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो वो जो छूट हुई है वो छूट कितने % है, वो छूट का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। देखिए अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य अगर 100 मान लो, मैंने अपना जो क्रय मूल्य है जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100 मान लिया, और अंकित मूल्य जो है वो कह रहा है कि 25% अधिक है। अगर अंकित मूल्य अगर क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो अंकित मूल्य अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो अंकित मूल्य 125 होगा। आगे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। दुकानदार कुछ छूट देता है और छूट देकर 8% की हानि उठाता है। 8% की हानि कैसे हो सकती है, सीधी बात है कि अगर क्रय मूल्य उसका 100 है और अगर वो उस वस्तु को अगर 92 में बेच दे तभी 8% की हानि हो सकती है। हानि का मतलब क्रय मूल्य से कम में बेच रहा है, 8% की हानि हो रही है, तो 100 में हमने 8 घटा लिया, 8% की हानि हो रही है। अब आपसे छूट पूछा जा रहा है, छूट हम लोग अंकित मूल्य पे देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 125 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु को हमने 92 में सेल किया है। 125 की वस्तु अगर हमने 92 में बेची है तो हमने जो डिस्काउंट दिया है वो 25 और 8 33 का दिया है, 33 रुपए का डिस्काउंट दिया, 33 रुपए की छूट दी हमने। अब ये 33 की छूट हमने दी है 125 पे, तो हमें यही पता करना है कि ये 33 जो है वो 125 का कितना % है। 25 से काटोगे 5 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, तो ये 33 गुणे 4 132/5 हो गया, या 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, यानी आपका हो गया आंसर 26.4%। देखिए 26.4% आंसर होना चाहिए, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हमारा 26.4%। उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। अगर एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रही है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग अगर इसको
दोस्तों में शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन के, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक जो है वो 105 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, देखिए दो संख्याएं कोई रही होंगी, भाग विधि से एचसीएफ निकालने की बात हो रही है। भाग विधि से एचसीएफ निकालना सबको आता होगा, ठीक है। तो आप देखिए कोई दो संख्या रही होगी एक्स और वाई, हमें वो संख्या नहीं मालूम, उसका भाग विधि से जब एचसीएफ निकाला तो हमसे भागफल क्रमशः दे रहा है 1, 8 और 2। तो पहला भागफल यहां रख देंगे 1, कुछ घटाया होगा, घटाने के बाद मानते हैं कुछ जेड आया होगा, और फिर एक्स को यहां उठा के लाते हैं। अब की भागफल दिया हुआ है हमको 8, और फिर घटाया अंतिम भाजक, लास्ट जो डिवाइजर है अंतिम भाजक है वो 105 है। तो यहां पे हम लोग 105 से फिर भाग देंगे इस जेड में, जेड को यहां लाएंगे और भागफल हमारा लास्ट वाला दिया है 2, और ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो पूरा प्रश्न ऊपर से नीचे तक देख लीजिए पहले अच्छे से। जिन संख्याओं की बात कर रहा था, जिन दो संख्याओं की, वो दो संख्याएं एक्स और वाई थी। पहली संख्या एक्स, दूसरी वाई, ठीक है। भाग दिया कितनी बार? एक बार। एक बार दिया तो घटाने पे कितना आया? जेड आया। फिर एक्स को उठा के यहां लाए और अब की भाग दिया तो भागफल कितना आया है? 8 आया। फिर घटाया तो घटाने पे जो अंतिम भाजक है वो 105 है। तो फिर जेड को यहां लाए होगे और भाग दिया तो भागफल 2 आया, अंतिम भाजक हमें 105 दिया है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जो अंतिम भाजक होता है उसी को ही हम एचसीएफ कहते हैं, उसी को ही हम लोग मौसक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब संख्याओं का योग पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कि संख्याओं का जो भी योग होगा वो अपने एचसीएफ से यानी 105 से कट रहा होगा। अब 105 किससे कटता है? 3 से, 5 से, 7 से। ऑप्शन को चेक कर लो, 3, 5, 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। लेकिन यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 3, 5, 7 से कई सारे ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन भी हमारा 7, 5, 12, 3, 15 और 7 से भी कट रहे हैं। पहला ऑप्शन भी 3, 5, 7 से कट रहा है। 7, 5, 35, 7, 5, 35, ये भी हमारा 5 से कट गया, 7 से कट गया, 7 से भी कट गया, 5 से भी कट गया। 3 से देख लेते हैं, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 19 और 5 हमारा हो गया 24। 3 से भी कट रहा है, यानी ये भी 3, 5, 7 से कट रहा है, ठीक है। और ऐसे और भी ऑप्शन कट रहे होंगे। तो इस तरह से कभी कभी सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं तो हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर 5 से अगर 17 में भाग देना हो तो ऐसे भाग देते हो आप, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 का वापस अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दें और इस वैल्यू को जोड़ दें तो ये संख्या आ जाएगी। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करो 15, 15 में 2 जोड़ोगे तो आपको 17 मिलेगा। तो ऐसे ही अगर मैं 105 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो हमारा 210 होगा। यहां तो रिमाइंडर मेरा शेषफल 0 है तो कुछ जोड़ने के लिए हमारे पास है नहीं। तो 105 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 210। तो जेड की वैल्यू आ गई 210। यही जेड की वैल्यू 210 में यहां रख दूं। अब 210 से भाग दे रहे हैं, भाग गया 8 बार, शेषफल आया 105। 208 गुणे अगर 210 गुणे अगर 8 करते हैं तो 210 में 8 का मल्टीप्लाई करने पे 1680 होगा। 1680 में अगर मैं 105 जोड़ दूं तो 1680 में अगर मैं 105 जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 1785। तो x की वैल्यू 1785 आ गई। यही x की वैल्यू 1785 अगर मैं यहां रख दूं, 1785 से भाग एक बार गया और हमारा शेषफल यहाँ पे 210 है। तो 1785 गुणे 1 1785 और 1785 में 210 जोड़ दो तो 1785 में 210 अगर आप जोड़ते हैं तो आ जाएगा 1995। तो x की वैल्यू हो गई 1785, y की वैल्यू हो गई 1995। इन्हीं दोनों का हमसे योग पूछ रहा है। तो जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, हासिल 1, 9 और 9 18 हो जाएगा, हासिल 1, और 9 7 16, 1 17, और ये हो जाएगा 3780। 3780 देखते हैं, 3780 हमारा सी ऑप्शन जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3780। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 2 3 के 5 6 7 के, ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो 3 से कटना चाहिए। पूछ रहा है के जो मान हो सकते हैं उन सब का योग पूछ रहा है, और पूरी की पूरी ये संख्या जो 7 अंकों की है 3 से कट रही है। 3 से भाग देने का नियम हम जानते हैं, अंकों का योग होता है। तो चलिए अंकों का योग करके पहले देखते हैं। 2 3 5 5 10 6 16 16 7 हमारा हो जाएगा 23। 23 और ये के हमको 2 बार मिल रहा है तो 2 के।
अब 3 से भाग करोगे तो आप देख रहे हो 3 से हमारा कट रहा है 21 तक, 3 से 21 तक काट दोगे तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बच जाएगा और प्लस 2k बच जाएगा अपॉन 3, ये हो जाएगा। अब आपको बस ये सोचना है कि k की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि 3 से कट जाए। अब सोचो इसको अगर मैं 3 बना लूं तो 3 से कट जाएगा, 3 के पहाड़े में ही आने वाली संख्याएं 3 से कटेंगी, तो ऊपर 3 क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, 3 बनाने के लिए ऊपर 2 आ चुका है, अब एक और बनाना है और 2 के पहाड़े में कभी 1 आएगा नहीं, ठीक है, तो ऊपर 3 बनाना संभव नहीं है, तो 3 नहीं बना सकते, तो ऊपर क्या बना सकते हैं, ऊपर अगर हम लोग 6 बना ले, ऊपर क्या बना ले, 6 बना ले। 6 बनाने के लिए 2 को अगर घटाओगे 6 में तो बचा 4, तो 2 का भाग करेंगे, अब इस 2 का भाग करेंगे 4 में तो आपकी k की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी k की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ऊपर पूरा 6 बन जाएगा। देखिए k का मान 2 रखे, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 हमारा 3 से कटता है, तो k की वैल्यू 2 हो सकती है। और देखते हैं, सर्च करते हैं और k की वैल्यू क्या। अब 3 के पहाड़े में आगे जब बढ़ोगे तो 9 बनेगा, 9 में 2 घटा लिया 7, क्या 2 के पहाड़े में 7 आता है, बिल्कुल नहीं आता, यानी ऊपर 9 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो 9 नहीं बना सकते, तो क्या 12 बना सकते हैं। 12 देखते हैं, 12 में 2 घटा लो 10, 2 से 10 को काटोगे 5, तो k की वैल्यू 5 हो सकती है। अगर मैं k की वैल्यू 5 रख दूं तो 5 दूना 10 2 12, 12 3 से कट जाता है, तो यानी k की वैल्यू 5 हो सकती है। और देखते हैं k की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 15 हो सकती है, कि इसकी वैल्यू क्या पूरी 15 हो सकती है। 3 के पहाड़े में 15 आता तो है, लेकिन 15 में 2 घटाओगे तो बचेगा 13, और 2 के पहाड़े में 13 नहीं आएगा, तो 15 नहीं बना सकते, तो क्या 18 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 18 में 2 घटाओ, तो 18 में 2 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 16, 16 में अगर 2 का भाग करोगे तो k की वैल्यू 8। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 18 के बाद 21 जाओगे, 2 घटाओगे तो फिर 19, 19 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, और अगर 21 से आगे बढ़ते हो 24, तो 24 में 2 घटाया 22, अब 2 के पहाड़े में 22 आता तो है, लेकिन वो 11 बार में आता है, तो k की वैल्यू 11 नहीं हो सकती, क्योंकि ये k एक सिंगल डिजिट वैल्यू है और 11 हमारी डबल डिजिट वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग नहीं ले सकते। तो k के यही 3 संभावित मान आए हैं, 2 5 और 8। हमसे इनका योग पूछ रहा है तो इनको जोड़ दो, 8 5 13, 13 2 15, तो 15 देखिए 15 हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 50 और प्लस 7 की पावर 50 को 65 से अगर पूरे 65 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा क्या आएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख दो और ये ऊपर 25 लिख दो, 25 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 85 होगा, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे इसको लिख दो, 7 का स्क्वायर ऊपर 25 लिख दीजिए, नीचे जैसे 65 हो वो रहने दो, 25 गुणे 2 50 लिखा हुआ है वो। 4 का स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये 16 की पावर जो है ये 16 की पावर 25 हो गया। यहाँ 7 का स्क्वायर अगर आप ओपन करते हैं तो 49 होगा, और ये 49 की पावर 25। भाग किससे करना है, 65 से करना है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, ऊपर जो हमारा फॉर्म बन रहा है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n। आपको याद रहना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी फॉर्म अगर बनता है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, जहां पे n हमारा एक विषम संख्या हो, n हमारी कैसी संख्या हो, n हमारी विषम संख्या हो, ऑड नंबर है, तो इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड हमेशा होता है a प्लस बी। जैसे आप ऐसे समझिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब को जब आप खोलते हो तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, तो क्यूब जो है वो पावर में जो है वो एक ऑड नंबर विषम संख्या है, तो वैसे ही आप देख सकते हैं 25 भी एक विषम संख्या है। तो अगर इसको भी ओपन करोगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी जरूर आएगा, तो a प्लस बी का मतलब 16 और 49 जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में चाहे जो कुछ भी आए तो 65, तो 65 को पूरा काटेगा। अब इस ब्रैकेट में क्या आता है मुझे मतलब नहीं, लेकिन एक ब्रैकेट में a प्लस बी जरूर आएगा, a प्लस बी का मतलब हो गया 65, 65 से 65 पूरा कट गया, और पूरा कट गया तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा 0 होगा। अगर पूरी वैल्यू कट गई तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.4 का क्यूब माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है 0.064, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.04 का क्यूब, 0.4 का क्यूब, ठीक है। और नीचे जैसे लिखा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ न करिए। 5.4 का स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16, ठीक है, ये लिखा हुआ है। 0.16 को हम लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.16 को 0.4 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है।
ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर आप फॉर्मूला खोलते हो तो एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में वही सारी चीजें आएंगी जो नीचे लिखी हुई हैं। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां भी हमारा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो 2.16 लिखा है, इस 2.16 को हम लोग लिख सकते हैं 5.4 इंटू 0.4। ठीक है, अगर 5.4 में अगर 0.4 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आ जाएगा 2.16। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ये वाली वैल्यू इससे पूरी तरीके से कट जाएगी। तो 5.4 में 0.4 घटा लो, तो घटा लोगे तो आपका आंसर आएगा 5। 5 देखिए आंसर, 5 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, 12 का हमारा ए होगा 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है। एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी, कह रहा है कि यहां पर एक स्टोन रखा हुआ है, एक पत्थर रखा है, इस पत्थर को वो क्रॉस करती है कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो आप यहां से ट्रेन की चाल निकाल सकते हो। चाल बराबर दूरी बटा समय। जब कोई ट्रेन किसी पत्थर को क्रॉस करेगी तो यानी उसने खुद को क्रॉस किया। तो यहां से अगर ट्रेन की चाल निकालें तो 150 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय कर रही है। तो इसको आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे। ये 5 बार में कटा और ये 5 कट गया, तो हमारी जो चाल आ गई वो 18 किलोमीटर पर आवर आ गई ट्रेन की। अब आगे क्या कहा जा रहा है पढ़िए। विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड से गुजरती है। अब देखिए, ये ट्रेन जा रही थी, इसके विपरीत दिशा में सेम उतनी ही लंबाई की एक और ट्रेन है। अब इस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर थी, तो इसकी लंबाई भी 150 मीटर होगी। अब दोनों को अगर पार करना है तो 150 और 150 आपका टोटल 300 पार होगा, और ये 300 पार हुआ है कितने देर में? यहाँ पे समय दिया है 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड का अगर हम भाग दे दें तो चाल हमारी आ जाएगी। और ये चाल किसकी चाल होगी? इस चाल में दोनों ट्रेनों की चाल जुड़ी होगी। क्यों जुड़ी होगी? क्योंकि दोनों अपोजिट आ रहे हैं, तो अपोजिट आने में दोनों की जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड आएगी वो जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर दो ट्रेनें अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घटेंगी, अगर अपोजिट आ रहे हैं तो चालें जुड़ेंगी। तो इस चाल में दोनों की चालें हैं। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं 18/5 का गुणा करके, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। तो इस 108 में हम जानते हैं दोनों ट्रेनों की चाल शामिल है, जिसमें पहले ट्रेन की चाल आपने 18 निकाल रखी है। अगर मैं इसमें से अगर पहले ट्रेन की चाल अगर 18 हटा दूं 108 में, तो दूसरे ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी? दूसरे ट्रेन की चाल आ जाएगी 90। तो 90 देखिए आंसर हमारा है, 90 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो दूसरे ट्रेन की चाल पूछ रहा था कि दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगी, तो वो हमारी आ गई 90। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा एवरेज से है। 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट अगर 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। 20 ओवर का मैच था। कितने ओवर का मैच था? 20 ओवर का मैच था, और आपको हर एक ओवर में 7.2 रन चाहिए था। अगर हर एक ओवर में अगर आपको 7.2 रन चाहिए तो 20 ओवर में कुल कितने रन चाहिए? तो 20 में 7.2 का आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर 20 में अगर आप 7.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 144 रन चाहिए आपको टोटल, यानी जीत के लिए 144 रन चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि 15वें ओवर के अंत तक उसका जो रन रेट था वो 6 था, यानी 15 ओवर तक वो 6 के रन से बनाता रहा। हर ओवर में वो 6 रन बनाता रहा। अगर हर ओवर में अगर वो 6 रन बना रहा था तो 15 ओवर में उसने कुल कितने रन बना लिए? 90 रन बना लिए। 144 रन बनाने थे, 90 रन बना लिए, तो यानी अभी रन कितने और बनाने बाकी हैं? तो अभी आप देख सकते हो कि 54 रन और बनाने हैं। और ये 54 रन जो बनाने हैं वो कितने ओवर बचे? आप देख सकते हैं यहाँ 20 ओवर का मैच था, 15 ओवर का मैच हो चुका है, तो 5 ओवर बचे हैं। यानी कि ये जो 54 रन बनाने हैं उसको 5 ओवर में बनाने हैं। तो 54 में 5 का भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10.8। तो 54 में अगर हम लोग 5 का भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.8। ठीक है, तो 10.8 देखते हैं। 10.8 हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी ऑप्शन हमारा जाएगा 10.8। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल पहिए का व्यास जो है वो 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। साइकिल के पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अगर पहिया एक चक्कर लगाता है तो जितनी इसकी परिधि होती है, ये परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग सी लिखते हैं, वो 2 पाई आर के बराबर चलेगा। एक चक्कर में कोई भी पहिया 2 पाई आर के बराबर चलता है। तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7। आर देख लेते हैं, आर यहां व्यास दिया है 140। व्यास अगर 140 है तो त्रिज्या हो जाएगी 70। अब ये 70 जो है वो सेंटीमीटर में है, और यहां पे आप चाल देख पा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सेंटीमीटर को हम अगर किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें, तो सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 5 का भाग देंगे। देखिए, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप कितने का भाग करते हो, 100 का। और जब फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो फिर 1000 का भाग देते हो, यानी 3 जीरो और आएगा, यानी 10⁵ आ जाएगा। सीधे ऐसे लिख सकते हैं 10⁵। तो हमने इस व्यास को, पहले व्यास दिया था 140, उसकी रेडियस कर ली 70। 70 सेंटीमीटर था, चूंकि चाल किलोमीटर में थी तो मैंने यहाँ 10⁵ का भाग देके उसको हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया। अच्छा, ये 2 पाई आर एक चक्कर की चली गई दूरी आ गई। ऐसे वो कितने चक्कर लगा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे वो कितने चक्कर लगा रहा है वही पूछा जा रहा है, चक्करों की संख्या ही पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे उसने कितने चक्कर लगाए, n चक्कर लगाए। कितने चक्कर, n चक्कर। जब वो n चक्कर लगाएगा तब जाके अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। किस स्पीड से, 22 की स्पीड से। कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो यहां 22 में हम लोग 30 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 की स्पीड से चाल में हमने समय का गुणा किया तो दूरी आ गई। ठीक है, अब हम लोग यहां से निकाल सकते हैं चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या निकाल के देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां 7 से काट दोगे 10 हो जाएगा। 10 काटोगे तो यहाँ 10 की पावर 5 की जगह 10 की पावर 4 बचेगा। 22 से इधर 22 कट गया हमारा। 2 से इधर काट दो 30 को, तो ये 15 हो जाएगा। और n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 15 बचा, और 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो बढ़ा दिया जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1.5 लाख। कितने, तो ये चक्करों की संख्या जो हो जाएगी वो 1.5 लाख हो जाएगी। तो 1.5 लाख देखते हैं आंसर में है, तो ठीक है 1.5 लाख देखिए आपका ये डी ऑप्शन जाएगा, 1.5 लाख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए तथा बी को खोला गया और 12 मिनट बाद सी को खोला गया। कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो देखिए यहां पर ए का समय दिया हुआ है 30 मिनट और बी का समय दिया है 45। ए का समय 30 मिनट दिया है, बी का समय 45 मिनट दिया। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। सी जो है वो टंकी को 36 मिनट में खाली कर रहा है, तो यहां सी को लगा देते हैं। भाई सी खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहां माइनस लिख दिया। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो 180, 30 से अगर काटते हो 180 को तो 6 बार में, और 45 से काटते हो तो 4 बार में, और 36 से काटते हो तो 5 बार में। चूंकि खाली कर रहा है इसलिए मैंने -5 लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे देखते हैं। पहले ए और बी को खोला गया 12 मिनट के लिए। पहले ए बी को 12 मिनट के लिए खोला गया, तो ए बी 12 मिनट पहले पानी भरेंगे। ए बी की क्षमता आप देख पा रहे हैं 10 है। ए बी 10 की क्षमता से अगर 12 मिनट अगर पानी भरते हैं तो टोटल 120 लीटर पानी टंकी में डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टंकी की कुल क्षमता जो है वो 180 लीटर की है, यानी उसमें 180 लीटर पानी हमें टोटल भरना है। और आप 120 लीटर भर चुके हो, यानी 60 लीटर और भरने को बचा है। ठीक है, और आपने 12 मिनट तो लगा ही दिए हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, उसके बाद 12 मिनट बाद सी को खोला गया। सी को खोला गया तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब सी को जब खोला जाएगा तो ए भी तो भरने का काम कर ही रहे थे, साथ में सी अब खाली करने का काम करेगा। तो ये दोनों भरेंगे 10 और ये खाली करेगा 5। अगर ये 10 भरेंगे 5 खाली करेगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि टंकी में 5 ही लीटर पानी जा पाएगा। और टंकी में पानी जाना कितना है, 60। टंकी 60 की बची है, तो अगर 60 में 5 का भाग दोगे तो 12 मिनट का समय और लगेगा। 12 मिनट यहां लगा था, 12 मिनट यहां लग गया, कुल कितने मिनट लग गए, 24 मिनट। तो यही पूछ रहा कुल कितने मिनट लगेंगे, कुल हमारे लगेंगे 24 मिनट।
अगर हमसे ये पूछ लिया गया होता कि शेष कितना समय लगेगा तो शेष आंसर 12 होता, तो 12 टिक मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे कुल समय पूछ रहा है, तो कुल समय का मतलब 12 यहाँ और 12 यहाँ, यानी कुल 24 मिनट लग गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्या है? ए बी सी एक कार्य को 10, 20 और 30 में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी का समय हम लोग लिख लेते हैं यहां पर 10, 20 और 30। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं 4 दिन। चलिए पहले इनका एलसीएम निकाल लिया जाए। एलसीएम यानी काम हमने निकाल लिया, तो यहां से हमारा एलसीएम हो जाएगा 60, क्षमता हो जाएगी 6, 3 और 1। ये ए बी सी की क्षमता आ गई। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन कार्य करते हैं। वे तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनको पहले 4 दिन काम करा लो। 6, 3, 9, 1, 10। 10 की क्षमता से अगर ये 4 दिन काम करेंगे तो कुल काम कितना कर लेंगे भाई? 40 काम कर लेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने 4 दिन काम कर लिया, बस ये ध्यान रहे। आगे कह रहा है कि ए अपनी क्षमता 4 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या होता है? 4 दिन बाद 4 दिन बाद ए अपनी क्षमता दुगनी कर लेता है और सी अपनी क्षमता आधी कर लेता है। ए अपनी क्षमता डबल कर रहा है। ए अपनी क्षमता अगर डबल करेगा तो ए की क्षमता आप देख पा रहे हैं, ए की क्षमता 6 थी, तो ए अगर क्षमता डबल करेगा तो ए की क्षमता 12 हो जाएगी। और सी ने अपनी क्षमता आधी की है, तो सी की क्षमता हमारी कितनी है? सी अपनी सी अपनी आधी कुशलता के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये भाग गलत दिया हुआ है। 10 से 60, 20 या 60 और 30 दूना 60, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ 6, 3, 9, 2, 11। यहाँ पे 11 की क्षमता से काम हुआ होगा, तो 11 गुणे 4 आप करोगे तो यहाँ पे 44 काम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब ए ने क्षमता अपनी डबल कर ली और सी ने क्षमता आधा कर ली। अब सी की क्षमता 2 है, अब सी ने अपनी अगर क्षमता आधी कर ली तो सी की क्षमता 1 हो गई। अब देखा जाए तो 60 काम में 44 काम हो गए थे, काम बचे कितने? 16 काम बचे। अब तीनों मिलके करेंगे। अब तीनों में देखा जाए तो ए की क्षमता 12 हो गई, सी की क्षमता 1 है और बी की तो क्षमता जैसे थी वैसे ही है, बी ने अपनी क्षमता को चेंज नहीं किया। तो 12, 1, 13, 13 और 3, 16। 16 की क्षमता से ये काम होगा तो 1 मिनट और लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं 4 मिनट तो यहां लगा था, 1 मिनट यहां लग गया, तो टोटल क्या लगा? ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कुल कितने समय लग जाएंगे? 5। अगर यहां भी इस सवाल में भी अगर ये पूछा होता कि शेष समय, तो शेष समय के लिए आंसर 1 होता। देखिए ऑप्शन में 1 भी है, लेकिन वो गलत आंसर होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ के, ध्यान से पढ़ के सही से आंसर दिया करिए। यहां पर आपसे पूछ रहा है ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो टोटल दिनों की बात हो रही है, तो 4 और 1 5 दिन लगेंगे, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग हमें 19 दिया है। एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग हमें दिया हुआ है 19। इसका विकर्ण, विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √L² प्लस B² प्लस H²। ये हमें दिया हुआ है 5√5, 5√5। कह रहा तब इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। सरफेस एरिया क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² बराबर 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 5 करोगे तो 125। हम लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब ये जो आपने लिखा है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हमारे घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होता है जिसके बारे में वो पूछ रहा है। अच्छा, L प्लस B प्लस H हम लोगों को दिया है 19। अगर यहाँ 19 का अगर रख के स्क्वायर करते हो तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और L² B² H² आपने यहाँ 125 निकाल लिया है और प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, यही हमें निकालना भी है। 125 को ले आके घटा लो। ठीक है, तो 125 को हम लोग घटा लेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही हमको पूछ रहा था। तो 361 में से हम लोग 125 को तो घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 236, 236। तो 236 देख लीजिए। ठीक है, 236 हमारा आंसर हो जाएगा, 236 यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 236। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
42 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार चारागाह के चारों कोनों पर 4 गायें इस प्रकार बांधी गई हैं कि वे एक दूसरे तक ही पहुंच सकें। चारागाह का कितना क्षेत्र बिना चरे रह जाएगा? देखिए, एक यहां पे वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा हमको टोटल 42 दी गई है और यहाँ पे 4 गाय बधी हुई हैं कुछ इस तरीके से, और वो इस तरीके से खा रही हैं। ठीक है, ये इसकी पूरी जो साइड है, पूरी साइड जो है वो हमको यहाँ से यहाँ तक 42 दी गई है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि ये बीच का एरिया जो है ऐसा एरिया है जो छूट जाएगा, जिसको वो गाय नहीं खा पाएंगे। वो चारों खूंटों से यहाँ चारों कॉर्नर से बधी हुई हैं इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि ये बीच का एरिया वो नहीं खा सकती, तो यही बीच का एरिया हमको निकालना है। अब ये बीच का एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल है बहुत, इस पूरे वर्ग का एरिया निकाल लीजिए और इस वर्ग के एरिया में से जो आपको ये 4 त्रिज्य खंड दिख रहे हैं यानी सेक्टर दिख रहे हैं, इसका एरिया आप घटा लीजिए। पूरे वर्ग का एरिया लिखोगे तो वर्ग का एरिया हो जाएगा 42 गुणे 42, उसकी भुजा दी गई है 42। और त्रिज्य खंड को देखिए ध्यान से, ये त्रिज्य खंड जो है, ये जो सेक्टर है ये हमारा 90 डिग्री पे है। 90-90 के आप देख पा रहे हैं 4 त्रिज्य खंड बन रहे हैं। 90-90 के अगर 4 त्रिज्य खंड लोगे तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री का मतलब एक पूरा वृत्त बनेगा। यानी ये जो चारों सेक्टर हैं, ये 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मिला के पूरा 360 डिग्री यानी कि एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। एक सर्कल का एरिया हमें इसमें से घटाना है। सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगी? आर देखते हैं, आर का मतलब यही 21 हो जाएगा। इस पूरे का आधा ही तो इसकी रेडियस होगी, तो ये पूरा 42 था तो ये 21 हो जाएगा। तो 21 गुणे 21, ये हमने वर्ग में से इस वृत्त का एरिया घटा लिया। 4 सेक्टर मिला के एक वृत्त बनाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से अगर हम 21 को काट दे 3, जो कॉमन हो रहा हो कॉमन ले लीजिए। 21 और 3 तो कॉमन हो ही रहा है, तो अगर मैं 21 और 3 को यहां से कॉमन लूं, अगर 21 हटा लिया तो यहाँ 2 बचा, 3 हटा लिया 14, 14 तो यहाँ 14 दूना 28, तो यहाँ 28 बचेगा और यहाँ क्या बचा? यहाँ 22 बचा। ठीक है, तो 21 गुणे 3 और यहां से हमारा 28 में 22 घटा तो 6 बचा, तो 21 गुणे 18 हो गया। 21 गुणे 18 कितना? 18 कम 18 और बचा हमारे पास एक 18 36 और एक 37, तो 378 देखते हैं। 378, 378 हमारा जा रहा है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में एक अर्धवृत्त है। ठीक है, इसकी रेडियस हमको दी गई है, इसकी रेडियस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। कह रहा कि इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज में इससे बड़ा, इस अर्धवृत्त में इससे बड़ा त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अर्धवृत्त में अगर कोई त्रिभुज बनता है, कोई कोण बनता है, तो हम जानते हैं समकोण होता है। ठीक है, और इससे बड़ा त्रिभुज नहीं बन सकता जिसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे इस त्रिभुज का एरिया पूछा जा रहा है। याद रखिए कि इस त्रिभुज का एरिया हमेशा इसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रश्न चूंकि कई बार पेपर में आ चुका है, तो त्रिज्या 10 है, 10 का स्क्वायर कर लीजिए 100, तो 100 ही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखिए, आप पूरे अर्धवृत्त के एरिया को निकाल लीजिए और उसमें से आप ये जो आप देख रहे हो ऊपर का पार्ट घटा लीजिए, वो लेंदी तरीका हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको, या तो आप एक तरीका और ये है कि आप यहां से ऊंचाई डाल दो। अगर आप यहां से हाइट डालते हो तो ये हाइट भी 10 हो जाएगी, तो 1/2 आधार, आधार पूरा त्रिभुज का हो जाएगा 20 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10। 2 से काट दिया 10, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 100, तो इसका एरिया 100 हो गया। एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु समकोण है। क्योंकि समद्विबाहु क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये समकोण है। समद्विबाहु समकोण का एरिया आपको याद होना चाहिए। समद्विबाहु समकोण का एरिया होता है, या तो आप लिख सकते हो लंब का स्क्वायर बटा 2, या आप लिख सकते हो आधार का स्क्वायर बटा 2, या आप लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर बटा 4। तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। आपको देखिए कर्ण पूरी मालूम है, कर्ण हमारा कितना है? इस 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है? हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना? 400 और बटा 4, तो ये हमारा एरिया कितना हो गया? 100। तो ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आर स्क्वायर होता है। तो 100 देखते हैं हमारा बी ऑप्शन। आज का एक लास्ट क्वेश्चन था,
उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।